आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सीपीपी नंबर 49 से, जो कि मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी होगा, कोई बच्चा अगर वहां से भी देखना चाहे तो। और जिस किसी ने अगर मान लो ये क्लास अटेंड जो रेगुलर नहीं कर रहा हो तो कम से कम एक बार वो ट्राई करके फिर वीडियो अटेंड करे। सीपीपी नंबर 40 ठीक है 49 नहीं सॉरी 40। इसमें कुछ ऐसे सवाल थे जो पीछे वाली चीजों को जस्ट एक बार दोबारा भी आपसे मैं करवाना चाह रहा था कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया। देखो लास्ट टाइम ड्यू टू नेटवर्क कनेक्शन वो एक क्वेश्चन बचा था, लेकिन मैंने शाम को दोबारा अपलोड कर दिया था पूरा करने के बाद। वो देख लिया आप लोगों ने? है ना? और आपको वर्क एनर्जी थ्योरम सिस्टम पे लगानी आ गई, सिस्टम पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी आ चुकी है कि कैसे लगानी होती। तो उसमें एक और चीज हमने सीखी उस सवाल में कि टेंशन का वर्क दोनों साइड से कैंसिल हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था बताओ? आपने हमने ये पढ़ा कि भाई इंटरनल फोर्सेस का वर्क निकालना होता है, तो उसमें टेंशन एक बार इसके साथ ली एक बार उसके साथ ली और टेंशन का वर्क कैंसिल हो गया था। तो इस सीपीपी का पहला जो क्वेश्चन है 40 का पहला जो सवाल है वो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी देर लगभग आधा घंटे एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम, ताकि हम आगे से बार बार टेंशन वेंशन और इनके वर्क लिखने में ना जाएं और ऐसे सवाल जल्दी हों कि किसी भी सिस्टम का कोई भी इंटरनल फोर्स है तो को उसका क्या हमेशा वर्क डन जीरो होता है या पॉजिटिव होता है नेगेटिव या कुछ भी हो सकता है, या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो इंटरनल फोर्स हम लेंगे, सबसे पहला जो इंटरनल फोर्स हम लेंगे वो हम लेके चल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल एक इंटरनल फोर्स हो सकता है किसी भी सिस्टम का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये कोई ब्लॉक है, ये ग्राउंड के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, और ये सरफेस रफ है और मैं बाहर से फोर्स F लगा के इस पूरे सिस्टम को चला के ले जा रहा हूं और पूरा सिस्टम X डिस्प्लेस हो गया और बोला है कि नो रिलेटिव स्लाइडिंग। बोला गया है कि भाई कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा दोनों के बीच में? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन द कंप्लीट सिस्टम। तो मैंने सिस्टम माना, हमने सिस्टम माना M1 प्लस M2 को, हमने सिस्टम माना M1 प्लस M2 को। ठीक है, ये दोनों को सिस्टम मान लिया और मैं केवल इसका अब यूं बताओ इस सिस्टम के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है? इस सिस्टम के लिए इंटरनल। इस सिस्टम के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन इंटरनल है। आप अगर न्यूटन्स लॉ देखें, मान लो नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, सपोज नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, न्यूटन सेकेंड लॉ जब आप लगाते हैं तो कभी भी इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम नहीं लेना होता है। अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते, अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते तो इक्वेशन बनती नेट फोर्स एक ही है हॉरिजॉन्टल F और कोई है ही नहीं, फ्रिक्शन नीचे है नहीं, इंटरनल आपको नहीं लेना था और दोनों साथ चल रहे हैं तो एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो M1 प्लस M2 इंटू A। इस सिस्टम पे मैंने हॉरिजॉन्टली न्यूटन्स लॉ लगाया और वो सीधा बन गया M1 प्लस M2 इंटू A। उस पे हमें कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं लेना पड़ा, है ना भाई? ये समझ में आई ये इक्वेशन आपको? ठीक है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम जब लगाते हैं तो हमने पढ़ा कि भाई जिस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है उनका भी वर्क निकालना होगा। तो हम कुछ अपने रिजल्ट्स बना लें कि कुछ ऐसे भी इंटरनल फोर्सेज होते हैं जिनका वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा जीरो होगा। ऐसा हो सकता है
कि एक पार्टिकल पे जीरो हो, एक पे नॉन जीरो हो, लेकिन ऑन द सिस्टम वो हमेशा जीरो होगा। तो हम देखें एक बार कि भाई वो कौन सा किस तरह का फोर्स है। पहला मैंने लिया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो सुनो, M1 डिस्प्लेस हुआ आगे x, फ्रिक्शन M1 पे किधर लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स M1 पे किधर लगा है, आगे की पीछे। M2 पे बता दो, M2 पे बता दो, उससे M1 पे आ जाएगा। M2 भी डिस्प्लेस हुआ आगे x, क्योंकि रिलेटिव स्लाइडिंग तो है नहीं। M2 को क्या वो आवाज क्लियर नहीं सुन रही है? यस सर। तो ब्रेक हो रही है। भैया इसमें तो मैं क्या करूं, चलो आप सुनो, देखो कोशिश करो, नेटवर्क भी चेंज नहीं हो रहा उसमें। M1 जो है वो x चला, M2 भी x चला। क्या आवाज कुछ आ रही है समझ में कि नहीं, क्या मैं बोल रहा हूं? सर आ रही है समझ। ठीक है ठीक है, सुनो, दोनों बिना रिलेटिव स्लाइडिंग के चले तो दोनों x चले आगे। अब देखिए M2 को चलाने वाला कौन है, कौन सा फोर्स है जो M2 को चला के लेके गया है, बताओ भाई। मैं तो M1 पे धक्का मार रहा हूं, M2 अपने आप साथ, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि M2 पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा वो आगे लगा। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ M1 पे किधर लगेगा, पीछे। क्या डायरेक्शंस क्लियर होगी इन दोनों की? ठीक है। अब देखो मैं निकालूं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन एक बार ऑन M1, और एक बार मैं निकालूं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन M2, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर उनका सम कर देंगे तो ऑन द सिस्टम आ जाएगा। तो सबसे पहले आप बताओ वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन M1, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट लगता रहेगा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो फोर्स पीछे लगा, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो F डॉट S से बताओ कितना आया, एंगल कितना है इन दोनों के बीच का, 180। तो ये आएगा Fs इंटू एक्स इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री, यानी कि आ गया माइनस Fs इंटू एक्स। अब आप ऊपर वाले पे बताओ, ऊपर वाले पे कितना है, सॉरी इस पे M2 पे, ये तो मैंने किस पे लिख दिया, M1 का लिखा है, ये नीचे वाले का लिखा है, और ये मैं लिख रहा हूं M2 का। M2 पे बताओ कितना होगा? हाँ, Fs इंटू एक्स इंटू कोस 0 डिग्री, और वो आपका हो जाएगा Fs इंटू एक्स। ठीक है भाई, हमने सिस्टम पे निकालने के लिए दोनों पे अलग अलग वर्क निकाला। अब आप ये बताओ नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द कंप्लीट सिस्टम कितना है? 0। जो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो W बाई Fs ऑन सिस्टम, अगर वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है तो ये कितना होगा, 0। ये एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ताकि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते समय आप बड़े सिस्टम पे लगाओ और उसके अंदर कोई स्टैटिक फोर्स आ जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो आपको कभी भी उसका वर्क नहीं निकालना है, ना ए पे निकालना है ना बी पे, क्योंकि पूरे सिस्टम पे कितना हो जाएगा, 0। हाँ, अगर आपने सिस्टम ही केवल M2 को माना है तो उसके लिए फिर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स होगा और उसका वर्क आपको शामिल करना पड़ेगा। तो क्या पहला रिजल्ट आपको समझ में आया इंटरनल फोर्सेस के बारे में? यस सर। तो पहला रिजल्ट हमारा ये है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज 0 इफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। इफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, अगर उस सिस्टम का वो इंटरनल फोर्स है तो इसका वर्क डन हमेशा 0 होगा। तो चलिए पहला रिजल्ट, इसीलिए ये टॉपिक काफी काम का है, जो जहां से हमने शुरुआत की, और उसके बाद हम CPP 40 का पहला सवाल लेंगे ताकि इन रिजल्ट्स का भी वहां कुछ यूज कर सके। चलो अब दूसरे फोर्स पे चलते हैं। दूसरा फोर्स, सेकंड फोर्स, क्या आप सभी ने अब HCV सर्कुलर की पूरी कर ली है? मैं अगर आप पूछूं तो, काफी दिन हो गए।
यस सर। तो अब हमें स्टार्ट करनी है वर्क पावर एनर्जी की। आज ही मैंने आपको एक असाइनमेंट टेस्ट की तरह नहीं, वैसे प्रैक्टिस पेपर के लिए दिया विद असाइनमेंट विद आंसर्स। तो ऐसे अगर बीच बीच में देते हैं कर लिया करोगे आप, सुबह डाला है अभी शाम तक टाइम तो मिल ही जाता होगा। यस सर। ठीक है, विद आंसर्स मैं दे रहा हूं आपको, ताकि ये तो आपको पता रहे कि कितना एक्सरसाइज हो जाएगी भाई, कितने सही हुए कितने गलत। अब हम आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे। अब काइनेटिक फ्रिक्शन अगर सिस्टम का इंटरनल फोर्स है तो इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं। सपोज ये एक प्लैंक है जिसका मास है m1 और इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m2। ऐसा एक सवाल था एचसीवी का फ्रिक्शन में जो हमने किया था, दोनों को धक्का दिया, ऊपर वाला तेज चला नीचे वाला धीरे, और ऊपर वाला इससे नीचे गिर गया था आगे उतर के। करवाया था एक शायद लास्ट ही क्वेश्चन उसका फ्रिक्शन वाले एचसीवी का। यस सर। तो हमने वही सेम चीज ले ली। मान लो प्लैंक की लेंथ है L, इन दोनों को मैंने थ्रो किया और कुछ दूरी के बाद ये इसके इस एंड पे पहुंच गया। कुछ दूरी के बाद, कुछ दूर चलने के बाद ये m2 यहां पहुंच गया, m1 यहां, और ये रफ सरफेस है और नीचे मान लो स्मूथ सरफेस है। इस तरह का अरेंजमेंट है। सपोज प्लैंक का ये आगे वाला एंड x चला है, ये हमें दिया गया है कि प्लैंक का आगे वाला एंड x चला है और तब तक m2 दूसरे एंड पे पहुंच लिए। मतलब हमने किया क्या था, हमने इस पूरे सिस्टम को आगे की तरफ थ्रो किया, पूरे सिस्टम को एक साथ v स्पीड देके आगे थ्रो किया, तो ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा चल गया। ये क्वेश्चन एचसीवी फ्रिक्शन का शायद लास्ट क्वेश्चन हो उस तरह का है, लेकिन मैं वर्क पे जा रहा हूं। अब देखो m1 और m2 के बीच में स्लाइडिंग है कि नहीं है बताओ। हाँ जी, m1 m2 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं, बोलो। m1 और m2 के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। हो रही है। तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा m1 और m2 के बीच में? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब m1 और m2 के बीच में जो फ्रिक्शन लगा है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अगर मैं देखूं तो किस पे किधर लगेगा, कौन तेज चला है, m1 तेज चला है कि m2 तेज चला है आगे की तरफ? m2। तो m1 के रेस्पेक्ट में m2 आगे भाग रहा है, m1 के रेस्पेक्ट में m2 आगे भाग रहा है, तो m1 m2 को रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगाएगा? m2 पे, पीछे। इसका मतलब जो m2 है, यार ये ना, ये जो हम रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं ये इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं जो आपके क्वेश्चन जल्दी करवाएंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी होगी, और ये कोई स्टैंडर्ड टॉपिक नहीं है ये, मतलब ये लगा लो कि ये विद एक्सपीरियंस ये रिजल्ट सामने आते हैं और जो हम आगे याद करते चलेंगे। तो m2 पे फ्रिक्शन लगा पीछे, काइनेटिक फ्रिक्शन, और बदले में m1 पे किधर लगा होगा? आगे। अब एक बार इस सिस्टम को देख के बताओ m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहां से लेके यहां तक। m1 का ये एंड x चला गया, ये एंड भी x आ गया, तो m1 का जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं बोल सकता हूं कि m1 का तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x हुआ। अब आप बताओ m2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? m2 का l प्लस x, बिल्कुल सही। m2 का डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ l प्लस x, ये है। अब दोनों पे मैं वर्क निकालूं, एक बार वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन m1, बोलिए जी m1 पे बोलो। फ्रिक्शन भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, Fk इंटू एक्स इंटू कोस ऑफ 0 डिग्री आ गया समझ? Fk इंटू एक्स इंटू कोस ऑफ 0 डिग्री, क्लियर? तो ये आपका आया Fk इंटू एक्स, ये वाला जो आया दिस इज Fk इंटू एक्स। अब आप बताएंगे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन m2 को, हाँ जी सही है, Fk इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री। अब कोस 180 डिग्री -1 होता है, तो माइनस Fk इंटू एल प्लस एक्स, माइनस Fk इंटू एल प्लस एक्स।
तो अगर आप यहां से देखें तो टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना होगा, बाई एफ के ऑन द सिस्टम। तो दोनों का सम कर दो तो बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ। हाँ, एक्स वाली टर्म कट जाएगी और ये आएगा माइनस एफ के इंटू एल। मेरे लिए मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन जीरो आ गया, इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन जीरो आ गया। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क, अगर किसी सिस्टम का इंटरनल फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो आप उसके वर्क को इग्नोर नहीं कर सकते वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने में, क्योंकि उसका वर्क तो नॉन जीरो आ रहा है। और एक और रिजल्ट यहां से ये आएगा, ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, इसका मतलब ये रिजल्ट ये बनता है कि इफ, ये रिजल्ट आपका ये बनता है कि इफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज द इंटरनल फोर्स, किसी सिस्टम का ये इंटरनल फोर्स है, तो वर्क डन बाई एफ के ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पे, वो हमेशा ही क्या होगा आपका, नेगेटिव। क्या ये सेकंड रिजल्ट आ गया समझ में? ठीक है, हमने दो रिजल्ट्स देखे, लेकिन ये याद रखना ये तभी है जब वो फोर्स सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। अगर बाहर से काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो उसके बारे में ये रिजल्ट नहीं है। M1 पे बाहर से लग रहा है उस पे तो वर्क पॉजिटिव आ रहा है, M2 पे बाहर से लग रहा है उस पे नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर वो इंटरनल फोर्स है तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर सिस्टम का इंटरनल फोर्स है तो उसका वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना होगा, जीरो। और काइनेटिक का नॉन जीरो, और वो भी हमेशा नेगेटिव। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम जब आप लगाएं किसी सिस्टम पे, अगर वहां स्टैटिक फ्रिक्शन इनसाइड द सिस्टम ऑपरेट हो रहा है तो उसका वर्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन है तो आपको उसका वर्क लिखना पड़ेगा। हाँ जी भाई, ये बताओ, दो समझ में आ गए, दो बातें? ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का हमेशा नेगेटिव ही होता है। आप कंफर्म कर सकते हो। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, इससे कहीं छोटा एग्जांपल, ताकि आपको लगे यार यूं कैसे एक एक एग्जांपल से थोड़ी रिजल्ट बनते हैं। ये तो भाई यूं लगा लो विद एक्सपीरियंस। जैसे जब मैंने पढ़ाना शुरू भी किया तब ऐसा नहीं कि पहली साल में मैं रिजल्ट्स पढ़ा रहा था या कुछ और था, लेकिन थोड़े थोड़े अनुभव के साथ ये चीजें इकट्ठी होती गई। जैसे मान लो ये ग्राउंड है। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। सर एक बच्चे को एंट्री चाहिए। यार ये मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता इस मामले में अभी बीच में। आप लोग प्रवीण सर के नंबर रखो, उनको कॉल कर लो, क्योंकि मैं अभी इधर व्यस्त हूं। किसको एंट्री चाहिए, किसको एंट्री नहीं मिली? कौन रह गया बताओगे? अरे नाम तो बताओ, किसको एंट्री चाहिए? हर्ष रहेगा सर, हर्ष। हर्ष। अब प्रवीण सर को कॉल कर लो आप लोग, देखो, या किन्हीं के भी नंबर उनको कॉल कर लो, विजेंद्र सर को, जिसके भी। प्रवीण सर सुन रहे हो क्या आप भाई हमारी बात? अभी उनका ध्यान नहीं है इधर, तो सुनिए आप। थ्रोन विद स्पीड बी, इसको आगे थ्रो कर दिया और ये एक रफ सरफेस है। अब देखो, सपोज ये एक्स डिस्प्लेस हो गया, ये एक्स डिस्प्लेस हो गया, और मैंने सिस्टम मान लिया ब्लॉक प्लस ग्राउंड। सिस्टम हमने माना है ब्लॉक प्लस ग्राउंड। तो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है? हाँ जी, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच का जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो सिस्टम अगर ये है तो इसके लिए इंटरनल फोर्स होगा कि एक्सटर्नल होगा? इंटरनल। अब देखें, ब्लॉक पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, वहीं से हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर शुरू हुआ था किसी दिन। ब्लॉक जैसे ही आगे स्लाइड करना चाहेगा तो उसे रिलेटिव स्लाइडिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगा होगा? उस पर ग्राउंड का काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे, और बदले में ग्राउंड पे आगे। अब देखो, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है x, तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे कितना वर्क होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का? एफ के इंटू एक्स इंटू कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री होता है -1, तो माइनस एफ के इंटू एक्स। लेकिन अगर वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड देखें,
क्या ग्राउंड को डिस्प्लेस करवा पाए ये ब्लॉक? नो सर। नहीं, ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में खुद डिस्प्लेस हो रहा है, तो ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो पा रहा, तो वर्क डन ऑन द ग्राउंड कितना होगा? 0। तो आप टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम ग्राउंड प्लस ब्लॉक माइनस FKS प्लस 0, तो बताओ नेगेटिव आ गया कि नहीं? यस सर। इसका मतलब हमारे पास दो बड़े जनरल से रिजल्ट्स आ चुके हैं कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है किसी सिस्टम का, तो उसका वर्क डन ऑन द कंप्लीट सिस्टम 0 होगा, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है किसी सिस्टम का, तो उसका वर्क डन नॉन जीरो होगा, और नॉन जीरो भी क्या, ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा। क्या ये दो बातें आ गई हैं समझ में? ठीक है। तीसरा, थर्ड वन लेते हैं हम। मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन में तो आपको दो एग्जांपल बता दिए हैं। तीसरा हम लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। ये देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। जैसे सपोज कीजिए ये एक मास है m1, ये एक मास है m2, और इनके बीच की दूरी है r। 9th में आप लोग पढ़ के आते हैं कि दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, भाई हर्ष मिल गई कि नहीं एंट्री? हाँ जी हर्ष, एंट्री मिल चुकी है कि नहीं आपको? ठीक है, थोड़ा सा टाइम पे ही आया करो आप लोग यार, शुरू शुरू में ही एंट्री हो जाती है सारी। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे बाय अ फोर्स G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों एक दूसरे को इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से। मान लो इन दोनों को रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने से पार्टिकल उधर चलेगा जिधर उस पर फोर्स लग रहा है। तो सपोज ये कुछ चला x1 किसी इंस्टेंट तक, और ये कुछ चला x2। अब देखते हैं, मैंने सिस्टम माना m1 प्लस m2, मैंने सिस्टम माना m1 प्लस m2। तो W, पहले तो ये बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों का इंटरनल फोर्स होगा कि एक्सटर्नल होगा इस सिस्टम के लिए? इंटरनल, बिल्कुल इंटरनल होगा। तो सबसे पहले हमने निकाला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m1, फिर हम निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2। एक बार हम m1 पे निकालेंगे, एक बार हम m2 पे निकालेंगे। हाँ जी, m1 पे बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव, इतना बता दो आप। F इंटू x1 इंटू पॉजिटिव, F इंटू x1 इंटू cos 0 डिग्री, दिस इज Fx1। वर्क डन बाय F ग्रेविटेशनल ऑन m2, पॉजिटिव कि नेगेटिव? माइनस कैसे, अब ये बताओ, समझाओ हमें। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का? 0। तो ये F इंटू x2 इंटू cos 0 डिग्री, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना आया इस ग्रेविटेशनल फोर्स का? बस इतना बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव या 0? पॉजिटिव। भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो टोटल वर्क भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। टोटल वर्क जो आया वो पॉजिटिव आ गया। तो क्या आप ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क को इग्नोर कर सकते हैं जब कभी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो और सिस्टम पे लगा रहे हो? तो नहीं इग्नोर होगा। अगली बात, क्या ये रिजल्ट है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा? जैसे मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन का सीधा आपको रिजल्ट दिया कि अगर सिस्टम का इंटरनल फोर्स स्टैटिक है तो उसका वर्क डन ऑन द सिस्टम 0। काइनेटिक का रिजल्ट बना के दिया, अगर सिस्टम का इंटरनल फोर्स काइनेटिक है तो उसका वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्लीटली 0, ना सॉरी नेगेटिव। लेकिन क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? तो मैं यहीं पे 3 एग्जांपल दे। हाँ जी बोलो। ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो
हाँ ये अभी देखो बड़ा आसानी से समझ में आएगा। सुनो, पहला एग्जांपल मैंने ये लिया कि इनको रिलीज किया तो जो इंटरनल फोर्स का वर्क था ऑन द सिस्टम पॉजिटिव आया। दूसरा एग्जांपल मैं ये लेता हूं कि मैंने इनको पकड़ा हुआ है दोनों को, मैं इनको चलने ही नहीं दे रहा, ना मैं इसको चलने दे रहा हूं ना मैं उसको चलने दे रहा हूं, इंटरनल फोर्स तो अब भी लग रहा है। अब मैंने रिलीज कर दिया, रिलीज नहीं किया सॉरी, पकड़ के रखा इसको, तो ना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस पे भी वर्क जीरो और उस पे भी वर्क जीरो। आ गया समझ में? यस सर। तो इस बार ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना हो गया? इसी का जीरो हो गया। और तीसरा आखिरी केस आप ये मान लो, मैंने इन दोनों को धक्का दे दिया बाहर की तरफ, m1 को मैंने इधर थ्रो किया विद सम स्पीड v1, m2 को मैंने इधर थ्रो किया विद सम स्पीड v2, तो कुछ देर तो m1 इधर चलेगा, मान लो m1 कुछ चल के आ गया x1, और कुछ देर m2 उधर चलेगा और मान लो m2 उधर चल के चला गया x2, लेकिन फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। हाँ जी, फोर्स ग्रेविटेशनल तो हमेशा कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव रहने। इसका मतलब ये कि m1 पे जो फोर्स लगेगा वो भी अंदर की तरफ होगा, m1 पे जो फोर्स रहेगा वो भी अंदर रहेगा, और m2 पे जो फोर्स रहेगा वो भी अंदर रहेगा, तो इसका एंगल भी 180 और इसका एंगल भी 180, तो इस पे वर्क नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। और उस पे नेगेटिव। तो इस बार जो दोनों वर्क आने, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो टोटल वर्क ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो एक्चुअली हमें ये पता लगा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, तो उसका वर्क डन आपको हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने में, और उसका कोई सीधा रिजल्ट नहीं आया। उसका वर्क ऑन द सिस्टम जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। क्या ये बात आ गई कि नहीं आई समझ में? अभी बोलो, थर्ड पॉइंट क्लियर है? तीसरे फोर्स वाला ठीक है। अब चौथा फोर्स हम लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन। फोर्थ जो हम फोर्स ले रहे हैं वो हम लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन। चौथा जो हम फोर्स यहां पे लेंगे वो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वो इंटरनल फोर्स है किसी सिस्टम का, तो उसका वर्क देखना होगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। देखो, आप एक सीधा सा एग्जांपल लें, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, ये m1 है ये m2 है, दोनों का धक्का दे दिया, ये x1 चला आगे, सपोज ये x2 चला, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिस्टम m1 प्लस m2 की, मैं बात कर रहा हूं सिस्टम m1 प्लस m2 की, और उसके बीच का इंटरनल फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। m2 पे नॉर्मल रिएक्शन लगा ऊपर, बदले में m1 पे लगा नीचे। अब वर्क डन बाई n ऑन m1 एंड वर्क डन बाई n ऑन m2, हाँ जी बोलो कितना कितना होगा? बोलिए बोलिए, इसको देख के बोलिए। खाली m1 को देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है खाली m1 में? खाली m1 में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। नॉर्मल इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, और एंगल 90 डिग्री है तो वर्क कितना हो गया? जीरो, cos 90 जीरो। सिमिलरली m2 को देखते हैं तो भी एंगल 90 डिग्री तो वर्क जीरो, तो ऑन द सिस्टम देखेंगे W ऑन द सिस्टम, तो ये कितना आ गया? जीरो। ये एग्जांपल आया समझ में? ठीक है। अब हम एक बार कंफर्म कर लें यार, ये तो बाई चांस ऐसा हो गया कि नॉर्मल और एक्स के बीच जीरो है, क्या ये रिजल्ट है? क्या ये सीधा रिजल्ट है? तो उसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उसके लिए मैं कोई सेकंड एग्जांपल दूंगा जिससे मैं कंफर्म करूंगा कि कैसे होगा। देखो, आपने क्या किया, ये सिस्टम लिया, ये m1 लिया, ये m2 लिया, और ये लिफ्ट मान लीजिए ऊपर की तरफ चलेगी x, लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट x हुआ। अब मैंने सिस्टम माना है m1 प्लस m2,
अगर मैं M1 प्लस M2 को सिस्टम मानता हूं तो M1 और M2 के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इनका इंटरनल फोर्स हो गया। M2 ने M1 पे फोर्स नीचे लगाया, बदले में M1 ने M2 पे फोर्स ऊपर लगाया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों का किधर हो रहा है, दोनों ब्लॉक्स का, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर, हाँ अपवर्ड। M2 का भी डिस्प्लेसमेंट x है और इवन M1 का भी डिस्प्लेसमेंट x है। तो एक बार मैं निकालूं वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन M1 और एक बार मैं निकालूं वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन M2। हाँ जी बोलिए। माइनस NX प्लस NX। M1 पे तो होगा n इंटू एक्स इंटू कोस 180 डिग्री। M1 नीचे वाला है, उस पर नॉर्मल नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये तो हो गया माइनस NX, और इस पे होगा n इंटू एक्स इंटू कोस 0 डिग्री, तो ये आपका हो गया प्लस NX, और टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम कट के दोनों कितने हो गए, 0। तो हमारे दूसरा काम का फोर्स आ गया। एक हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन, वो कभी भी सिस्टम पे नेटवर्क नहीं करेगा, उसका सिस्टम पे नेटवर्क कितना होगा, 0। काइनेटिक फ्रिक्शन वो देखा, उसका सिस्टम पे जो वर्क है, काइनेटिक फ्रिक्शन वो जब देखा तो उसका सिस्टम पे वर्क आया नेगेटिव। हम जो अभी तक जो रिजल्ट्स ऑब्टेन कर चुके हैं 3-4 फोर्सेज में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका वर्क आया बिल्कुल ही 0 पूरे सिस्टम पे अगर वो इंटरनल है। उसके बाद हमने देखा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क निकल के आया नेगेटिव। कंप्लीट सिस्टम पे काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका जो वर्क है वो हमेशा आपका 0 ही होगा। तो अब हम अगले फोर्स पे चलेंगे, टेंशन फोर्स की तरफ। इसके बाद हम अगले फोर्स पे चलेंगे टेंशन फोर्स की तरफ, वो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। नेक्स्ट इज टेंशन फोर्स। हाँ जी भाई, अभी दिख रहा है बोर्ड? यस सर। बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना? क्या मेरी आवाज लगातार आती रही है या बीच में बंद हो गई थी? बंद हो गई थी। बंद हो गई थी तो सुनो, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं यही बोल रहा था कि यहां तक 4 रिजल्ट्स हम देख चुके। पहला, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क ऑन द कंप्लीट सिस्टम कितना होगा, बोलो? 0। तो कभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं अगर वो इंटरनल फोर्स है। दूसरा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क ऑन द कंप्लीट सिस्टम हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, तो उसको शामिल करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम लिखने में। ऐसा मत कर देना कि सोचो कि सिस्टम बना दिया तो इंटरनल फोर्स भूल जाए, वो न्यूटन्स लॉ में होता था, इसमें नहीं। समझ रहे हो ना ये चीज? तीसरा, फिर हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वर्क पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। देखा था ना अभी तीनों एग्जांपल। तो कोई रिजल्ट नहीं आया और वो हमेशा आपको कंसीडर करना पड़ेगा। चौथा, हमने देखा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसका वर्क ऑन द सिस्टम हमेशा कितना होगा, 0। ये याद रखना, ये रिजल्ट है जो आप याद रखना। बस हम एक और फोर्स ले रहे हैं, ऐसे तो फिर हर एक के पीछे पड़े रहो, लेकिन हम एक और फोर्स ले रहे हैं जो कॉमन सी चीजें वही हमने ली हैं। नेक्स्ट इज टेंशन फोर्स। फिर हम अपने इस क्वेश्चन पे आएंगे, इसको डायरेक्ट इस रिजल्ट से करेंगे, फिर मतलब इसका यूज करेंगे। अगर टेंशन इंटरनल फोर्स है किसी सिस्टम की, एक एग्जांपल हमने कल लिया था। कल जब एग्जांपल लिया पिछले उस लास्ट क्वेश्चन में, तो क्या टेंशन का वर्क दोनों पे कैंसिल हो गया था कि नहीं? यस सर। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जस्ट ये समझने के लिए कि क्या जनरल रिजल्ट है कि अगर ऐसा बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और एक आसान हो जाएगा हमारे लिए ये पुली टाइप क्वेश्चंस। मान लो ये एक ब्लॉक है M1, ऊपर मैंने एक पुली बनाई, फिक्स पुली, यहां पे है इसके साथ अटैच एक मूवेबल पुली, और ये एंड मैंने फिक्स कर दिया।
और इसके साथ एक ब्लॉक लगा दिया M2। दो रस्सियां हैं, एक ये और एक ऊपर। अब पुली मासलेस है, ये जो बीच वाली पुली है ये मासलेस है। पुली तो हम सारी ही मासलेस मानते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस सिस्टम पे जो टेंशन होगी उसका नेटवर्क कितना होगा। मासलेस को तो शामिल करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपने सिस्टम माना T1 प्लस T2, सॉरी सिस्टम माना M1 प्लस M2। ये हमारा सिस्टम है M1 प्लस M2। मान लो ये ब्लॉक X नीचे चल के आया, ये ब्लॉक X नीचे चल के आया और इस रस्सी में टेंशन है T। पहली बात, अगर यहां टेंशन T है तो यहां कितनी होगी बताओ, 2T या T/2? बोलिए। अगर 2T, क्योंकि ये पुली मासलेस है। मासलेस पुली पे नेट फोर्स ऑन मासलेस पुली इज ऑलवेज जीरो, चाहे वो एक्सेलरेट हो या ना हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स जीरो रखना है तो 2T नीचे तो T ऊपर, T मतलब 2T ऊपर, तो ऊपर टेंशन आ गई 2T। इसका मतलब यहां जो टेंशन है वो 2T है। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। अगर ये X चला तो ये कितना चला होगा, कल भी उस सवाल में हमने यूज किया था। अगर ये X चला तो ये कितना चला, ये हमें देखना है। देखो हाँ, ये X चला, ये 0, ये तो चल ही नहीं रहा, ये तो फिक्स पॉइंट से जुड़ा है। ये X तो ये चला होगा 0 प्लस x/2। आ रहा है समझ में? यस सर। पुली चली होगी 0 प्लस x/2 यानी कि x/2। अगर पुली x/2 चली तो ये भी x/2 चली, तो ये कितना चला, कितना चला? अरे अगर ये इससे x/2 चला तो ये भी कितना चला, x/2। अभी एक बच्चे ने 2x बोला था, इतनी जल्दबाजी में गलतियां नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रेंट लगाना है तो वो कल भी यूज किया था, आज भी ध्यान से देखना है। ये 0 ये फिक्स है, ये हमने माना x चला तो पुली चली 0 प्लस x/2 यानी कि x/2, तो ये इससे x/2, ये पुली फिक्स है तो ये ऊपर x/2। अभी बताओ कंस्ट्रेंट का यूज यहां तक आया समझ में? यस सर। अब भाई केवल और केवल टेंशन का वर्क निकालो, टेंशन का वर्क। तो एक M1 पे और एक M2 पे आपने ये सिस्टम आना है। तो सबसे पहली बात, वर्क डन बाई टेंशन ऑन M1। M1 ये रहा, टेंशन कितनी है यहां, टेंशन कितनी है यहां M1 के पास, कितनी है, 2T। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ M1 का, x/2। तो 2T इंटू x/2 इंटू कोस 0 डिग्री, 2T इंटू x/2 इंटू कोस 0 डिग्री, और कोस 0 1 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो वर्क डन आया ये आपका निकल के आया T इंटू x। एक बार बताओ क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे कर रहे हैं हम? तो एक और है सिस्टम में M2, तो अब मैं उस पर निकालूं तो वर्क डन बाई टेंशन ऑन M2। M2 के जगह पे देखो, टेंशन तो खींचती है, धक्का नहीं मारती, तो ये T और टेंशन यहाँ T है, तो फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो ये बनेगा T इंटू एक्स इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो ये आपका आया -TX। तो अब अगर मैं निकालूं वर्क डन बाई टेंशन ऑन द सिस्टम, कितना आ गया पूरे सिस्टम पे, TX माइनस TX और 0। ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, कल भी 0 था आज भी 0। तो एक रिजल्ट है कि टेंशन अगर किसी सिस्टम का इंटरनल फोर्स है तो उसका वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा कितना होगा, 0। अब देखो हम किस तरफ जा रहे हैं, एक बार आप ये समझने की कोशिश करो। बच्चों के दिमाग में अक्सर ये रहता है कि अगर सिस्टम मान लिया तो इंटरनल फोर्स देखने की जरूरत नहीं, वो तब सही है जब आप न्यूटन लॉ लगा रहे हो उस सिस्टम पे। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो तो आपको इंटरनल फोर्सेस का भी वर्क कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट में भी ये लिखवाया था, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, वेदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, रियल और स्यूडो, कैसा भी हो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अब कुछ ऐसे हमें रिजल्ट्स मिल गए कि उनका ये 5वां नंबर था कि उनका वर्क तो इंटरनल फोर्स के रूप में हमेशा 0 होगा सिस्टम पे। कौन कौन से मिले देखो, मैंने अभी 5 चीजें पढ़ाई, FS, FK, ग्रेविटेशनल, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन, ये 5 चीजें पढ़ी। ऑन द सिस्टम
Fs का ऑन द सिस्टम हमेशा कितना होगा? 0 0, अगर वो इंटरनल है। Fk का नेगेटिव नेगेटिव, Fg का कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव 0 नॉर्मल रिएक्शन का 0 0, और टेंशन का भी कितना? 0 तो क्या ये जो टॉपिक था, मैंने कहा था कि हम लगभग आधे घंटे नहीं, उससे ज्यादा टाइम हो गया है, हम CPP 40 स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक अच्छा सा टॉपिक बता दिया। क्या वो समझ में आ गया कि नहीं आपको? ठीक है, अब देखो उसका यूज देखते हैं। अब हम CPP 40 के डिस्कशन में उसका यूज देखेंगे कि भाई कैसे ये चीज यूज होगी, समझते हैं अब हम उस चीज को। तो CPP 40 क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई कर चुके हैं, और मैं जब भी ऐसे काम दूं आप पहले ट्राई करके रखिए। मैं विद आंसर सी दूंगा आपको हमेशा, ये घर से करने के लिए। टेस्ट होगा वो विदाउट आंसर और ये विद आंसर। तो देखो इसमें ये ऑलमोस्ट ऐसा सवाल है कि आपको जो कल पिछले लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन था, जो मैंने बाद में अपलोड किया, क्या वो समझ में आ गया पूरा? देख लिया कि नहीं देखा है वो? देख लिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि हमने हर एक का वर्क निकाला, टेंशन का भी निकाला, ग्रेविटी का भी निकाला, और जबकि टेंशन इंटरनल था। तो आज एक रिजल्ट आ चुका है कि अगर टेंशन इंटरनल है तो उसका वर्क कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका वर्क तो हमेशा 0 होगा। तो अब देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डायग्राम उससे अलग है, देखते हैं क्या है। यहां पे एक 4 kg का ब्लॉक है, ये रस्सी है। शायद उस दिन वाले सवाल में नीचे 1 kg का ब्लॉक था और इस क्वेश्चन में 2 kg, ये बदलाव है। और उस दिन ये सीधी ऊपर जाके छत से अटैच थी, आज ऊपर एक और पुली है, और फिर ये यहां आके यूं फिक्स पॉइंट से अटैच है, और ये ऊपर छत है। दो ही चेंज है, यहां 1 kg था, आज 2 kg है, और ये ऊपर बिड़ी थी और यहां ऐसे बांध के रोक दी, और कुछ है नहीं। अब ये लिखता है द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट and the block of mass 2 kg is found to have a speed of 0.3 meter per second after it has descended through a distance of 2 meter. 2 मीटर चलने के बाद इसने जो स्पीड गेन की, वो स्पीड गेन कर ली 0.3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही सवाल था ना वो भी, उसमें शायद 1 मीटर चलाया था, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, अब सुनो, G ले लेना है 10, और ये पूछता है अगेन वही चीज कि यहां पे टेबल और यहां पे म्यू के कितना है। सेम ही क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस हैं छोटे छोटे, बाकी सवाल लगभग सेम। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले अपना सिस्टम डिसाइड करो। आप अपना सिस्टम डिसाइड कीजिए, और सिस्टम मान लिया मैंने बोथ द ब्लॉक्स 4 kg प्लस 2 kg। तो अगर आप इसको सिस्टम मानते हो तो जो रस्सियां हैं, जो उनकी टेंशन है, वो सब इंटरनल फोर्स हो गया। तो क्या हमें उनका वर्क कंसीडर करने की जरूरत है? अब बताओ, अभी जो आज रिजल्ट्स पड़े, क्या आप टेंशन का वर्क कंसीडर करने की जरूरत है ऐसे सिस्टम में? अब नहीं करना, नहीं तो क्या होता, हम बार बार देखते इस पे कितना, और वो वही कैंसिल आउट होता रहता। अब देखो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल द फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं वो देखते हैं। अगर मैं यहां देखूं, नीचे वेट 4g, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और इधर टेंशन, इसको देखूं तो यहां डबल टेंशन है ना, समझ में आ गई डबल टेंशन कैसे, T2T। नीचे इसका वेट 2g, बस ये है इस सिस्टम पे फोर्स, यही और कोई नहीं है। और हाँ, एक और रह गया, यहां कौन सा, ये स्मूथ थोड़ी है, जब ये आगे चलेगा तो पीछे रोकने के लिए पीछे की तरफ कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। आया ना यहां तक समझ में? ठीक है, अब देखो थोड़ा कंस्टेंट का यूज करते हैं। जब ये 0.3 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाएगा, तो ये भी 0.3 से चल रही है पुली। अच्छा, ये फिक्स है, ये कैसे फिक्स है? देखो, ये फिक्स पॉइंट से जुड़ा है तो 0 स्पीड, तो ये 0, ये पुली फिक्स है तो ये भी 0, ये भी 0, और ये पुली क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 मीटर गेन कर चुकी है। तो बताओ ये कितना गेन कर चुकी होगी इतना डिसेंड होने के बाद? कंस्टेंट वाला फॉर्मूला, मान लो इसकी स्पीड v आ गई, तो v प्लस 0/2, v प्लस 0/2
कितना, इसकी स्पीड कितनी आ चुकी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 0.3। तो v आपका हो गया 0.6 मीटर पर सेकेंड। आप बताएं क्या v तक समझ में आया? ठीक है, अगर आपने ये निकाल लिया कि इतना जो ये स्पीड गेन करेगा वो इतनी कर चुका होगा, तो सबसे पहले मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, जैसे उस दिन किया था। इनिशियल इसको रिलीज किया है तो दोनों रेस्ट पे हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी सिस्टम की? 0। अब मैं आता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की तरफ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई? ये तो 0.3 से चला तो हाफ इंटू एम, एम है 2 इंटू 0.3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम, इसका एम है 4 और उसकी स्पीड है 0.6 का स्क्वायर। आ गया ना समझ में कैसे लिखा हमने? तो एक 2 से 2 गया और ये भी 2 से एक 2 गया, ये तो आया 0.09 और ये 36 और 2 72, 0.72, तो ये आ गया 0.81 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली और वो आई 0.81 जूल। तो यहां से तो आपने डेल्टा के ही निकाल लिया, यहां से आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और वो आ गई 0.81 जूल। बताओ भाई यहां तक आया समझ में? बोलिए, इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद बात यह है कि ये डिस्प्लेस कितना हुआ होगा। फिर से वही कंस्ट्रेंट, जब ये 0.3 स्पीड गेन करता है तो ये 0.6 गेन कर चुका। सेम रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में भी होता है। तो मतलब जब ये 2 मीटर चला होगा तो ये कितना चल चुका होगा बताओ? वही कंस्ट्रेंट, जब ये 2 मीटर चला, ये चला ही नहीं 0, ये x चला, तो x प्लस 0/2 बराबर 2, तो x बराबर 4, और तो ये भी 4 चला, यानी कि ये जो आगे की तरफ चला है 4 मीटर चला है। देखो कंस्ट्रेंट का कितना यूज हो रहा है। जब वेलोसिटी इसकी जो है उससे डबल है तो डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो चुका होगा। अब समझ में आ रहा है ना जो कंस्ट्रेंट कभी हमने पढ़ा था, कैसे कैसे सभी चैप्टर्स में काम आता है। हाँ भाई बोलो, यहां तक क्लियर है हर एक बच्चे को? ठीक है। अब देखो वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में निकाल चुका 0.81 जूल। अब मैं निकालता हूं वर्क डन ऑन द सिस्टम। मुझे ना तो इसका वर्क निकालना ना इसका टेंशन का। देखो कटने ही है, वो डेफिनेटली कटने हैं। यहां टेंशन का वर्क होगा T इंटू 4 इंटू कोस 0, यानी कि 4T। हाँ भाई आया समझ में? T इंटू 4 इंटू कोस 0, और इस पे टेंशन का वर्क कितना होगा? 2T ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट 2 नीचे है, तो 2T इंटू 2 इंटू कोस 180 डिग्री कितना बना? 2T इंटू 2 इंटू कोस 180 डिग्री कितना बना? -4T बन गया है ना। और इस पे टेंशन का वर्क कितना बना था? +4T। तो आप यहां भी चेक कर सकते हो कि टेंशन का वर्क तो कैंसिल होना है। क्या समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। ठीक है। अब देखो नॉर्मल का कोई वर्क है नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर, वेट का कोई वर्क है नहीं डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, टेंशन का वर्क लेना नहीं क्योंकि वो कटेगा, और वो दिखा भी दिया कैसे कटेगा। तो इस पे तो केवल एक ही वर्क बचा, फ्रिक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आगे। तो इस पे जो वर्क आएगा -Fk इंटू 4, Fk इंटू 4 इंटू कोस 180 डिग्री। क्या पहला वर्क आ गया समझ में कैसे लिखा हमने? ठीक है। अब इस पे आओ, टेंशन का वर्क तो कट लेगा, इस पे वेट और बचा नीचे 2g, वेट 2g नीचे, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर नीचे, तो कितना वर्क हुआ? 2g इंटू 2 इंटू कोस 0 कितना हो गया? ये प्लस का 4g, ये आपका W ऑल आ गया। तो जो पीछे जो अभी रिजल्ट्स आज की क्लास में शुरू के 40-45 मिनट पढ़े, क्या उनका मतलब समझ में आ रहा है? कैसे बड़े सिस्टम में वो हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है। टेंशन कहीं भी आए इंटरनल फोर्स से लेना ही नहीं उसका वर्क। चलो अब लगा दो अपनी काइनेटिक एनर्जी वाली। अच्छा Fk को मैं क्या लिख सकता हूं? मुझे म्यू निकालना है। Fk को मैं क्या लिख सकता हूं? बाय लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और ऊपर नीचे कोई मोशन हो नहीं रहा तो n की वैल्यू है इसका वेट 4g, तो ये बन गया म्यू के इंटू 4g। समझ में आया? ठीक है। ये हमने यहां रखा, ये हमने यहां रखा म्यू के इंटू 4g, तो ये बन गया -16g म्यू के प्लस 4g, दैट इज W ऑल। एक बार बताइए क्या अब ये क्लियर हो गया है?
और ये क्वेश्चन में कहता है कि जी ले लीजिए 10। तो चलो मैं एक बार ये करके ही दिखा देता हूं थोड़ा सा। आप G10 ले लीजिए। तो अगर आप G10 लेंगे तो इन दोनों में से 4G तो आ गया कॉमन, 4G मतलब 40 कॉमन आया, तो एक तो बचा 1 माइनस, और 4G कॉमन गया तो 4 टाइम्स म्यू, वो म्यू के ही है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आपकी है 0.81। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है 0.81। अब अगर आप यहां से, मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको, 1 माइनस 4 म्यू निकालते हैं तो 0.81 अपॉन 40, ठीक है। अगर आप यहां से 4 म्यू निकालें, 4 म्यू, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, तो 1 माइनस 0.81 अपॉन 40, 4 म्यू ये आ गया। आपने एलसीएम लिया, आपने एलसीएम लिया तो 4 म्यू आया, एलसीएम 40, 40 माइनस 0.81, तो 4 म्यू इज कमिंग आउट टू बी 39.81 अपॉन 40, इतना आ गया। और इस 4 को भी उधर भेजेंगे तो ये जो म्यू आएगा इट विल बी 39.81 अपॉन 160। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली अगर आपको आंसर निकालना तो इनको नियरली काट दो, इनको नियरली 39.19 आएगा। क्या आएगा? अच्छा 81 तो वहां कट रहा है, ठीक है ठीक है, 39.19 आएगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं अगर आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मैच करना हो ना तो आप इसको नियरली 40 मान लो, 40/41 एंड 1/4। 1/4 का मतलब है कि आंसर इज नियरली 0.25। एग्जैक्ट आंसर क्या है इस सवाल का दिया था आपको, इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि ये 40 नहीं है पूरा। क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर? 0.24 के आसपास होगा। समझ गए हो ना कैसे कैलकुलेशंस करने दी। तो अभी बताओ, पहला सवाल ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 और ये इंटरनल फोर्सेस का वर्क वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब हम एक बार फटाफट इसका थोड़ा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप बताना, आप कर चुके हैं ट्राई। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया था वेरिफिकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम पे। A rigid body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of 2 kg की एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है इनिशियली, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। इस पे फोर्स अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल 7 न्यूटन ऑन अ टेबल विद काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.1। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। सबसे पहली बात तो 10 सेकंड में कितना चला ये निकालना होगा। देखो, नीचे वेट 20 न्यूटन, ऊपर इतना ही नॉर्मल रिएक्शन, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन दैट विल बी म्यू इनटू नॉर्मल, एंड नॉर्मल है 20। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया? 2 न्यूटन आ गया। अब 7 न्यूटन आगे लगा, 2 न्यूटन पीछे लगा, तो जो एफ एक्सटर्नल नेट एफ बचा वो 5 न्यूटन हो गया। और नेट एफ अगर 5 न्यूटन बचा तो एक्सेलरेशन होगी 5/2, यानी कि मास से डिवाइड किया मैंने 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। और इन्होंने बोला 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो काइनेमेटिक्स का यूज हो रहा है शुरू में। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 10 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, यूटी 0, तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू 5/2 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100। 2 से गया 50, 2 से गया 25, 25 गुणा 5 125 मीटर। तो भाई सबसे पहले तो आपने वर्क नहीं, न्यूटन्स लॉ लगा के एक्सेलरेशन निकाली एंड देन काइनेमेटिक्स से उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला और वो आ गया 125 मीटर। अब देखो फर्स्ट पार्ट, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स है 7 न्यूटन, 7 न्यूटन आ गए, 125 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गए, तो वर्क डन बाई 7 न्यूटन कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 0 डिग्री, 7 इंटू 125 कितना आ गया? क्या यही आंसर होगा? लिखा है ना इसमें 875 जूल। फर्स्ट पार्ट आया समझ में? सेकेंड पार्ट वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड। तो फ्रिक्शन का वर्क आप देख लीजिए, 2 न्यूटन जो है, 2 न्यूटन पीछे, डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर आगे और कोस 180 डिग्री। तो ये जो वर्क आया ये आपका निकल के आया -250 जूल, जैसा कि आंसर में दिया गया था। तीसरे में बोला है वर्क डन बाय नेट फोर्स। देखो
कल मैंने एक चीज आपको बताई थी, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, कि चाहे तो आप अलग अलग फोर्सेस का वर्क निकाल के ऐड कर दो, वो उतना ही आएगा जितना रिजल्टेंट का निकालोगे। तो आपसे रिजल्टेंट का पूछा तो आप इंडिविजुअल वर्क्स को ऐड कर दो, वही रिजल्टेंट का होगा। लेकिन ध्यान रखना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स का वर्क अलग होता है और इंडिविजुअल फोर्सेस के सम का वर्क अलग होता है। क्या ये बात अभी तक भी समझ में आई है कि नहीं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे रिजल्टेंट फोर्स का वर्क अलग होता है क्योंकि उसमें इंटरनल फोर्स कंसीडर नहीं होते हैं। लेकिन इंडिविजुअल फोर्स का वर्क निकालो और अगर इंटरनल ने भी वर्क कर रखा हो सिस्टम पे, जैसा कि आज हमने पढ़ा, तो रिजल्टेंट का वर्क अलग हो जाएगा और इंटरनल का सम अलग हो जाएगा। परंतु एक सिंगल पार्टिकल पे आप चाहे रिजल्टेंट का वर्क निकालो, देखो रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका 125 मीटर आगे की तरफ। तो जो वर्क होगा रिजल्टेंट फोर्स का 125 इंटू 5 इंटू cos 0 एफ एस, ये 125 गुना 5 कितना हो गया 625, ये आया 625 जूल। और आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ लो, चाहे तो इंडिविजुअल वर्क को भी जोड़ लो, वो भी कितना आएगा 625 जूल। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट समझ में आ पा रही है कि नहीं जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे? यस सर। पता है कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट टाइप ऑप्शन आते हैं, स्टेटमेंट टाइप ऑप्शन, वहां न्यूमेरिकल नहीं होगा, ऐसे भी सवाल आते हैं, जेई एडवांस में तो बहुत आते हैं इस टाइप के स्टेटमेंट टाइप। तो उसमें क्या होता है कि सीधा आपसे पूछेगा पहली स्टेटमेंट, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वर्क्स। क्या ये सही है कि गलत है? बताओ बताओ बताओ, एक बार दोबारा बोलता हूं मैं, ध्यान से बताना स्टेटमेंट गलत है कि सही है। वर्क डन बाय द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वर्क डन। नो सर, गलत है। लेकिन अगर आए वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ सिंगल पार्टिकल is equal to the work done by all the individual forces, is equal to sum of work done by all the individual force। यस सर। ये सही है। तो शायद अब ये समझ पा रहे हो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, कैसे हमने पढ़ी। अब देखो चौथा पार्ट क्या लिखता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। वैसे तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से बता सकते हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना आया 625 जूल। तो यही आपका होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे भाई, कितनी स्पीड इसने गेन कर ली होगी 10 सेकंड में, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू 0 है, a हमारा आया था 2.5 और टाइम है 10, तो कितनी स्पीड इसने गेन कर ली 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 मीटर पर सेकंड अगर ये स्पीड गेन कर चुका है तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास 2 है इंटू 25 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, बताओ क्या ये सेम आ गया कि नहीं? ठीक है, आ गया फोर्थ पार्ट समझ में। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था कि दिस इज बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। आपने यहां से निकाला और वैसे काइनेटिक एनर्जी निकाली, दोनों सेम आई। तो शायद अब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड मैंने कल स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में, भाई असाइनमेंट में इसके आपके पास है और मैं इस वीडियो अपलोड करूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, तो वहां से भी देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। थर्ड देखिए, कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि एक स्प्रिंग है हॉरिजॉन्टली लगी हुई है, एक ब्लॉक आता है v स्पीड से, तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकलवाया था कल की क्लास में, करवाया था कि नहीं? तो आज थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग, ये मैक्सिमम कंप्रेशन तक नहीं गया है। ये कहता है कि भाई ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक आ रहा है v स्पीड से चल के, और ये कहता है कि स्प्रिंग x डिस्टेंस कंप्रेस हो गई है जब तक ब्लॉक की स्पीड v/4 हुई। स्प्रिंग में कंप्रेशन x हो चुका है, मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है, अभी तो चल ही रहा है ब्लॉक आगे, लेकिन स्पीड कुछ कम हो गई है और जो कंप्रेशन है नेचुरल लेंथ से ये जस्ट टच हुआ तब का है, कंप्रेशन है x। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करनी थी। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग।
भाई ब्लॉक पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ब्लॉक पे एक तो लग रहा है नीचे mg, एक ब्लॉक पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और एक स्प्रिंग इसको धकेलेगी तो बाहर की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स। जिस तरह से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिस तरह से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नॉर्मल का वर्क भी कितना? 0। mg का वर्क भी ऑन द ब्लॉक कितना होगा? 0। केवल वर्क किसने किया होगा? स्प्रिंग फोर्स ने। स्प्रिंग फोर्स तो एक वेरिएबल फोर्स है, परंतु वो एक कंजर्वेटिव फोर्स भी है। एक कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैसे निकालना चाहिए आपको? एक कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैसे निकालना चाहिए बताओ? पोटेंशियल एनर्जी से। हाँ, तो देखो इनिशियली नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग तो u इनिशियल 0, फाइनली x कंप्रेस हो गया तो u फाइनल हाफ के x स्क्वायर। अब बताओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल माइनस फाइनल होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल? इनिशियल माइनस फाइनल। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा 0 माइनस हाफ के x स्क्वायर। आप फिजिक्स का सबसे अच्छा प्रिंसिपल सीख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, सबसे अच्छा प्रिंसिपल। न्यूटन्स लॉ भी कई बार काम नहीं आता, जहां फोर्स की जानकारी नहीं होती वहां भी ये वर्क बता रहे हैं, वहां भी ये काम दे रहे हैं। तो आपने टोटल वर्क देखा, ये 0 ये 0 ये, तो डब्ल्यू ऑल आपका निकल के आया, डब्ल्यू ऑल निकल के आया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज आ गया, ठीक है। इसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? स्प्रिंग में तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, वो तो मासलेस है। ब्लॉक में कितनी है काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। के ई फाइनल कितनी होगी? के ई फाइनल हाफ इंटू एम इंटू वी बाई 4 का स्क्वायर। तो जब आप चेंज निकालोगे, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो हाफ और एम तो कॉमन आ गया, वी स्क्वायर भी कॉमन आ गया, 1/16 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये माइनस 15/16 आया, तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 15/16, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 15/16। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि इन दोनों को इक्वेट करो। जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस से माइनस गया, इवन हाफ से हाफ भी गया, और ये बचा k इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इंटू 15/16। मुझे k चाहिए था, तो k आ गया 15 एम वी स्क्वायर अपॉन 16 एक्स स्क्वायर। यही आपको आंसर लिख के दिया होगा। क्या ये सवाल आया समझ में? वर्क एनर्जी थ्योरम वाला थर्ड, ठीक है। अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है, मैं आपको क्लास में एक क्वेश्चन वैसा करवा चुका कि स्टैटिक पोजीशन एक अलग पोजीशन होती है और इक्विलिब्रियम पोजीशन एक अलग पोजीशन होती है। जब हमने एक स्प्रिंग को रिलीज किया था, सवाल जो भी लिया था पीछे लेक्चर में, जब एक स्प्रिंग को ऊपर से रिलीज किया था अटैच करने के बाद, वो हाथ बनाया था, हाथ हटाया था, इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां थी, क्या वहीं ब्लॉक रुक जाएगा या उतना और नीचे जाके रुकेगा? उसका नेट स्लो हो गया था तो अनकनेक्ट हो गया। अब वो सर करेंगे। अब सुनो, मेरे पास नहीं है ये सब, सर ही करेंगे जो भी करना है। अब सुनो, इधर देखो, ये जो क्वेश्चन है मैंने हेडिंग डाली कि डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड स्टैटिक पोजीशन, उसी के ऊपर बेस्ड था ये, बाकी तो आसान था। क्या है इसमें देखिए, ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ये इस तरह का सिस्टम है, एक ही रस्सी है और इसको यहां से रिलीज किया गया है 2m मास। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड, तो शुरू में ये अपनी नेचुरल लेंथ में है। अब इसको छोड़ दिया रेस्ट से, एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन कहीं है नहीं। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। देखो ये सबसे पहले तो ये ब्लॉक आएगा अपनी मेन पोजीशन तक। ये अभी तो कोई नीचे चलेगा, अभी तो ये नीचे चलेगा। एक स्टेज आएगी जहां पे जितना इस पे वेट होगा उतनी इस पे टेंशन लग रही होगी, क्योंकि स्प्रिंग कुछ खींच चुकी होगी। सपोज वहां तक स्प्रिंग एक्स खींची है, मैं कहता हूं वहां तक स्प्रिंग एक्स खींची है, तो इस वक्त रस्सी में टेंशन टी है, तो इस टेंशन टी ने इसको खींचा है, तो के एक्स इज इक्वल टू टी। के एक्स जो होगा वही टेंशन होगी। कभी भी आप स्प्रिंग को यूं खींचते हैं तो के एक्स ही उसमें टेंशन होगी। तो ये तो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब आप इक्वेट करोगे तो टी की जगह के एक्स रखा, तो के एक्स इज इक्वल टू 2m इंटू जी। 2m इसका मास दिया है ना,
हाँ, kx इज इक्वल टू 2m इंटू जी, तो यहां से तो x आ गया m 2mg/k। लेकिन यहां ये नहीं रुकेगा, हमने पढ़ा, अब ये कहता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन निकालो। तो अभी तो अपनी वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि ये कुछ स्पीड गेन कर चुका होगा, कुछ इनर्शिया की वजह से यहां से ये स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये रेस्ट से जहां से स्टार्ट होगा वो बनेगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये बन गई मीन पोजीशन, और ये चल के गया x, और x हमने निकाल दिया। परंतु रुकने के लिए इसे x और चलना पड़ेगा, और रुकने के लिए 2x चल गया, यानी कि जो स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा वो x नहीं होगा, वो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, 2x होगा। क्या ये बात आई, ये बात आ गई समझ में ना? ठीक है, और x आपका फोर्स बैलेंस से आया था 2mg/k, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन आपका हो जाएगा 4mg/k। जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है दैट विल बी 4mg/k। ठीक है भाई, यहां तक आया समझ में? अब इसके बाद वर्क एनर्जी, इसके बाद तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। अभी आप एनर्जी कंजर्वेशन मत लगाओ, वो मैंने पढ़ाया नहीं, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कब लगेगा कब नहीं लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल, वो तो सीखेंगे, अभी वो टॉपिक ही नहीं आया कि उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम पढ़ेंगे, वो हमेशा नहीं लगता है, वो किसी क्वेश्चन में लगेगा किसी में नहीं, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा वैलिड होती है। तो चलिए अब इसमें लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक ही पार्टिकल है, ब्लॉक और सब तो मासलेस है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द ब्लॉक, या स्प्रिंग प्लस ब्लॉक आप मान लो, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक, जैसे ब्लॉक बोल दो एक ही बात है, स्प्रिंग का मास है ही नहीं। ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg और दूसरा टेंशन जो स्प्रिंग फोर्स की वजह से है, तो बाई स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी स्टेटमेंट है। अब ये बताओ, दोबारा ये आके रुक गया ना, दोबारा ये रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? हाँ जी, रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? 0। और यहां रेस्ट से शुरू हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी कितनी है? 0। तो अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये तो कितनी होगी? 0 ही होगी आपकी। ठीक है, अब हम वर्क डन पे आते हैं। वर्क डन कैसे? वेट ने कितना वर्क किया, वेट इस पे कांस्टेंट लगता रहा नीचे 2mg, 2m इसका मास है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 2x, तो वर्क डन बाई mg कितना होगा? 2mg इंटू 2x इंटू cos 0 डिग्री, है ना भाई? आ गया समझ में? वेट का वर्क आया कि नहीं आया समझ में? कैसे निकाला है? 2m, तो ये आपका आया 4mgx। स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, फिर वही बात, u इनिशियल माइनस u फाइनल। इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, तो u इनिशियल 0, फाइनली स्प्रिंग में इतना, फाइनली स्प्रिंग में इतना ये एक्सटेंशन हो गया है, या 2x एक्सटेंशन हो गया है, तो u फाइनल आप लिखेंगे हाफ k इंटू 2x का स्क्वायर, हाफ इंटू k इंटू 2x का स्क्वायर, ये आपने लिखा। एक 2 से 2 गया तो ये बचा 2 टाइम्स kx स्क्वायर। ये u इनिशियल है, ये u फाइनल है, तो इनिशियल माइनस फाइनल कितना हो गया? इनिशियल माइनस फाइनल कितना हो गया? इनिशियल माइनस फाइनल कितना हो गया बताओ? माइनस 2k एक्स स्क्वायर। हाँ भाई बोलो, समझ में आ गया है कि नहीं आया? ठीक है, मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से ये करके दिखा रहा हूं। अब एक बार तो मैं वहां से बता चुका हूं कि एक्स आप कैसे निकाल सकते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे निकालेंगे वो भी अब बता रहा हूं। क्या आप सुन पा रहे हैं साथ साथ? यस सर। देखो, एक चीज तो थी डायरेक्ट कि आपने वो डबल वाला रिजल्ट यूज किया, तो उससे तो मैंने बता ही दिया था तुरंत ही, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से आप कैसे कर पाएंगे। तो आप इसमें भी जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो वहां से भी आप x निकाल दोगे कि कितना है, कर दोगे कि नहीं बताओ ये? ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से करो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो, नहीं तो इक्विलिब्रियम करके उसका डबल कर दो, वहां से भी आ जाता है। चलिए हम आगे बढ़े। कोई डाउट है इस सवाल में? फिफ्थ एक बड़ा आसान सवाल है, शायद आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, या कोई डाउट है फिफ्थ में? इसमें यह था कि
काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाफ mv²। एक मास है बुलेट का 20 ग्राम, और ये बोला वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में कवर करती है। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में कवर किया तो स्पीड कितनी होगी, 30/4 यानी कि 15/2, और बस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। v ले लो 20/1000, हो जाएगा ना उससे, ठीक है। v आपका ये हो गया 20/1000। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 6, जीपी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था कि आप सारा मास समेट के उसके सेंटर पे रख दिया करो, सारा मास समेट के उसके सेंटर पे रख दिया करो, तो ये उससे हो जाएगा। इन्होंने बोला कि एक चेन है एल लेंथ की, देखिए ये एक चेन है एल लेंथ की, इनिशियली ये पूरी यूं लटकी हुई है। अभी कहते हैं धीरे धीरे आप इसको स्लोली पुल किया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और पैरेलल टू द सरफेस आप इसको खींच लेगा, और आपने फाइनली इसको ऐसा बना दिया। एल लेंथ की चेन यूं थी और आपने खींच के इसको ऐसा बना दिया, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो वर्क डन, आपने जो फोर्स लगाया उसने कितना वर्क किया जब तक ये चेन ऊपर पहुंची। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल द फोर्सेज में एक तो mg है, एक आपका फोर्स है और एक नॉर्मल है, फ्रिक्शन है नहीं, स्लोली लेके गए हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। नॉर्मल जिस तरह से लगेगा और चेन का जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0। mg का वर्क आप निकालो, कंजर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी से इसको आप 0 लेवल मान लो, 0 लेवल, तो u फाइनल तो 0 हो गया। u इनिशियल सारा m मास समेट के L/2 हाइट पे रख दिया, तो u इनिशियल होगा, नीचे है तो -m × g × L/2। हाँ भाई बताओ, u इनिशियल आ गया समझ में। तो वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल है -mg L/2 और फाइनल है 0। तो वर्क डन बाई mg आया -mg L/2, वो आपने इसमें पुट किया, तो इसकी जगह आ गया -mg L/2 प्लस वर्क डन बाई f प्लस 0 बराबर 0। तो आप इससे निकाल सकते हो कि आपने जो फोर्स लगाया उसका वर्क आ गया mg L/2। हाँ जी भाई बोलो, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, 4th 6th सॉरी। अब देखो 7th और 8th दो आसान से सवाल है, लेकिन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आप ये सीख रहे हो कि ग्राफ से वर्क कैसे निकाला जाता है। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन में आप ये एज्यूम किया करो कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन में ये आपको एज्यूम करना होगा, क्योंकि वर्क वैसे तो होता है इंटीग्रल f.ds, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो f × ds × cos 0 1 होगा इंटीग्रल f/ds। एंड ये हम जानते हैं कि इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है कि एरिया अंडर fs करो। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 था, 7th उसमें तो वर्क डन पूछा है फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो, तो डायरेक्ट जो उसका एरिया होगा ना, जो उसका एरिया है, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तो इसमें तो खैर पूरा ही ग्राफ ऊपर दिख रहा है। तो क्या ये समझ में आ गया था आपको कि ग्राफ का एरिया निकाल लेना है। ट्रेपीजियम बन रही है इसमें, आप अगर ये देखोगे तो ये ट्रेपीजियम बन रही है, और इस तरह की ट्रेपीजियम है, ये 0 से 40 और ये 10 तक। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 10 है और ये 30 है, तो ये साइड 20 होगी, ये साइड 40 होगी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, वही वर्क होगा। पैरेलल साइड 40 और 20 60 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम इज 10। इसमें तो कुछ और ही दिख रहा है, ये 10 है और ये 30 है, 10 और 30 के बीच के लेंथ होगी 20, ये पूरी है 40, तो 40 + 20 60, हाफ इंटू 60 इंटू सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 10, हाफ इंटू 60 इंटू 10, ये आपका आ गया वर्क डन बाय दिस फोर्स। 0 से 35 तक निकालना है, सॉरी मैंने ये जो वर्क निकाला है 40 तक निकाल दिया। अगर 0 से 40 तक निकालते हो तो पूरा लेना है, तो पूरा लोगे तो वर्क कितना आ गया
300 जूल। ये ध्यान रखना है, ऐसे ग्राफ में अगर बीच के किसी पार्ट तक पूछा तो आप पूरे ग्राफ का वर्क ना निकालें। इन्होंने केवल 35 तक का वर्क पूछा है, तो आपने 40 तक का एरिया निकाल के और लास्ट का ये घटा दो, लास्ट का ये घटा दो, ये वाला एरिया वो 35 तक का आ जाएगा। ये 35, तो ये लेंथ तो 5 होगी, और ये वहां से दिख रही है 5 है, ये यहां से दिख रहा है 5, तो ये भी 5, ये भी 5, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 25/2। हाँ, हाफ इंटू 5 इंटू 5, 25/2। तो 40 तक तो वर्क कितना है, तो 35 तक जो वर्क होगा वो होगा 300 माइनस 25/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 287.5 जूल। 287.5 जूल। आप बताएं भी क्या ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, वो देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम एक्सेलरेशन पोजीशन कर्व, वही है, सेम है। अगर एक्सेलरेशन पोजीशन कर्व देखना है तो ये आया था W इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एस था, आप एफ को एम में लिख लो, एम बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल एडीएस। इंटीग्रल एडीएस इज द एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कर्व, और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो। पिछली बार मास से मल्टीप्लाई नहीं करना था, और इस सवाल में आपको मास से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें कहां से कहां तक पूछा है? 0 से 8 पूरा पूछा है। और इन्होंने जो ग्राफ दिया है, इस वाले में जो इन्होंने ग्राफ दिया है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। देखिए, आखिरी सवाल, ये x सेंटीमीटर में है और ये एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। थोड़ा यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। और ये ग्राफ ऐसा दिया गया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये 8 और ये 20। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर में कितनी हो जाएगी? 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में? 0.2। और जो x है वो 8 सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो जाएगा? 0.08। पहले इनको SI में कन्वर्ट कर दो। अब आप एरिया निकाल लो एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ का, हाफ इंटू 0.08 इंटू 0.2, ये आपका एरिया आ गया। 0.2 से गया 0.1, ये हो गया 0.008, ये एरिया आया। और इसको मल्टीप्लाई कर दो मास से, मास दिया है 10, तो जो वर्क होगा दैट विल बी 10 इंटू 0.008, और यू कैन से 0.08 जूल, या 8 इंटू 10⁻⁻2 जूल। तो भाई ये बताओ, क्या ये पूरा पेपर मतलब 8 सवाल सारा समझ में आ गया कि नहीं? एक क्वेश्चन बीच में जो 4th क्वेश्चन था उसका आंसर तो बीच में भी आ गया था, आप आधा करके डबल कर दो, या आप वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हो, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी काफी अच्छा सवाल था, और आखिरी क्वेश्चन ने हमें ये सिखाया कि कैसे ग्राफ से एरिया निकलता है, एरिया से वर्क निकलता है, कौन से ग्राफ से। अच्छा भाई, अब सुनो, एक आपका मैंने इसमें नीचे लिखा है कि एक CPP 39 जो आपका सर्कुलर मोशन पे था वो डिस्कस नहीं हुआ, जो कल आपको दिया था एक टेस्ट के रूप में, तो वो मैं करवा दूंगा डिस्कस आज या कल में, कल करवा दूंगा जैसे भी होगा, या मैं वीडियो डाल दूंगा उसका, और वो सर्कुलर की प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड क्या लाइव क्लास में करवाऊं क्या वो भी डिस्कस? कब करवाऊं? 9 बजे करवा लो सर। यार अभी तो मेरी आज टाइम नहीं है, अभी मेरी आपको बताऊं आपके जस्ट बाद अब 1.5 घंटे क्लास है +1 की, तो आज तो टाइम है नहीं, +2 की, सॉरी +2 की है। ठीक है, मैं आपको टाइम भेज दूंगा तो आप उसमें आ जाना। और अभी